नमस्कार दोस्तों। रियल एस्टेट एजुकेशन सीरीज में आज का टॉपिक है कमर्शियल प्रॉपर्टी। वीडियो के एंड में मैं एक बोनस टिप दूंगा और एक रिकमेंडेशन दूंगा, तो आखिरी तक आप बने रहिएगा। मुझे बहुत सवाल आ रहे थे कमर्शियल प्रॉपर्टी को लेके, तो मैंने इस पे वीडियो बनाना डिसाइड किया है। कमर्शियल स्पेस बहुत ही ट्रिकी स्पेस है। इसको सिरे से नकारना भी गलत होगा, पर मैं इसको कंपेयर करूंगा शेयर मार्केट, इक्विटी मार्केट में फ्यूचर एंड ऑप्शन से। तो मेरी हिदायत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ ये है जो म्यूचुअल फंड वाले हैं कि आप इस स्पेस से दूर रहिए। ऐसे नहीं कि वहां तो म्यूचुअल फंड में तो 5,000 रुपए की एसआईपी तो म्यूचुअल फंड में करूंगा और 1 करोड़ रुपए की मैं कमर्शियल स्पेस खरीदूंगा। इट डज नॉट वर्क। तो ऐसे रिस्क एपेटाइट कैन नॉट बी सो आउट। तो आप लोगों को मैं रीजंस बताऊंगा, आपको कितना समझ में आता है, कितना एसोसिएट करते हैं मेरे एग्जांपल्स के साथ, वो आप अपने लाइक्स में मुझे बताएंगे। तो मैं बताता हूं। कमर्शियल में जी 5 प्रोजेक्ट में से एक सुपर हिट होता है, 2 सुपर फ्लॉप होते हैं और 2 नॉर्मल चलते हैं। जो सुपर हिट होता है उसको बेंचमार्क बनाकर आगे माल बेचा जाता है। कमर्शियल के अंदर सेलिंग इंसेंटिव्स बहुत हाई हैं, मार्जिन्स बहुत हाई हैं, एंड इसमें आप रियलाइज करेंगे तभी मार्केट में सब जगह डिजिटल स्पेस में हर जगह आपको इसकी धूम दिखेगी। बहुत आर्टिकल्स सोशल मीडिया में, न्यूज़पेपर्स में बहुत स्टोरियां बताई जाएंगी, बिकॉज हर आदमी को इंसेंटिव है। न्यूज छापने वाले से लेके, मीडिया में बताने वाले से लेके, बेचने वाले से लेके, बिल्डर, सब मार्जिन इसमें बहुत ज्यादा हाई हैं। तो सारा स्पेस में वही बातें होती हैं। एंड वो रेजिडेंशियल वाले को तो वो लोग अपनी एडवर्टाइजमेंट करके नीचे दिखा देते हैं, तो फिर आदमी इसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। तो आज मैं इसको थोड़ा डिमिस्टिफाई करूंगा। कमर्शियल के अंदर अ, 2 टाइप की प्रॉपर्टीज है, एक है रेडी टू मूव इन और एक है अंडर कंस्ट्रक्शन। तो रेडी टू मूव इन तो आपको नहीं लेनी है और अंडर कंस्ट्रक्शन आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। रेडी टू मूव इन में क्या हो रहा है जी, लैंडस्केप बहुत जल्दी चेंज हो रहा है, उस पर मैं चर्चा करूंगा कि 5 फैक्टर्स में। और अंडर कंस्ट्रक्शन में तो जी हमें पता ही नहीं कि वहां क्या होने वाला है, क्योंकि उसमें जो प्रॉमिस कर देते हैं ना, ये 9% एश्योर्ड रिटर्न, 10%, 12% रिटर्न। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि एश्योर्ड लाइफ में सिर्फ एक चीज है कि हम सब इस संसार से एक दिन चले जाएंगे। इसके अलावा तो टैक्सेस भी, अंग्रेजी की कहावत में होता है कि टैक्सेस आर, वो टैक्स भी श्योर्ड नहीं है, उनके स्लैब्स भी गवर्नमेंट चेंज करती रहती है। तो सिर्फ एक चीज एश्योर्ड है कि हम चले जाएंगे। उसके अलावा अगर आपको कोई श्योरिटी दे रहा है तो आप उसमें बेवकूफ बन रहे हैं। एंड बहुत लोग इसमें बेवकूफ बनते हैं रिटेल सेगमेंट में। ये वो होते हैं जिनको इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टी मिली होती, पैसा बहुत होता है, रेजिडेंशियल समझ नहीं आता, अपना कमाया हुआ धन नहीं है। 80 to 90% रिटेल वाला जो बंदा फंसता है कमर्शियल में, जो नॉर्मल बंदा है वो फंसता है जिसको पैसा कहीं पिताजी, माताजी, कहीं ससुराल या कहीं से मिला होता है। ठीक, उसने कमाया नहीं होता और उसको कोई सलाहकार मिल जाता है, वो कहता है यहाँ 9 मिलेगा, 10 मिलेगा, 12 मिलेगा, यही ठंडा करते हैं। क्योंकि लोन तो मिलता नहीं इन प्रॉपर्टीज पे ज्यादा, सबको पता है। तो जैसे रेजिडेंशियल वाली पे 80-85% मिल जाता है, तो इसमें लोन नहीं मिलता। तो जो दूसरा पैसा जो ज्यादा बल्क में देना होता है, अपफ्रंट डाउन पेमेंट करनी होती है, वो इंसान नॉर्मल आदमी के पास तो उसी के पास होगा जिसका कोई विंडफॉल गेन हुआ है। कई लोग रिटेल के जो लकी रह गए हैं पहले अपने प्रॉपर्टी में, जिन्हें 20-30 लाख की ली थी और 1 करोड़ की बिक गई, वो ये 70 लाख गेन कमर्शियल में ठंडा कर देते हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा एक और रूल भी है इन्वेस्टमेंट का, कि जो हम पैसा कमाते हैं ना, वो हमेशा लक से कमाते हैं, और पैसा जो गवाते हैं वो बेवकूफी से गवाते हैं। तो ये जो इन्वेस्टर एजुकेशन है, नॉलेज है, विजडम है, इंटेलिजेंस है, वो हमें वेल्थ डिस्ट्रॉय करने से बचाती है। जो वेल्थ तो लक्ष्मी जी तो बहुत किस्मत से भी आती है। नॉलेज से मेरा अपना एक्सपीरियंस है, बहुत लोगों के साथ जो जुड़ता हूं उनसे एक्सपीरियंस है कि इनिशियल तो आपको लक से मिलता है, अब आप उसको शून्य ना कर दें दोबारा, यहां आपकी अकल है। तो जिसमें अकल आ गई वो इसको नॉर्मल बढ़ते रहने देगा और वो नीचे नहीं ले जाएगा। ये बहुत बड़ा सूत्र है। इसको आप कितने लोग एसोसिएट करते हैं इससे, आप उसमें मेरे को लाइक करिएगा। अभी मैं 5 फैक्टर बताने वाला हूं जो मेरे को लग रहा है कि कमर्शियल के अगेंस्ट जा रहे हैं। जो 15 साल 10 साल पहले जो चीजें फेवर में थी, वो चीजें चेंज क्या हो रही हैं। पहला फैक्टर है, इसका नाम मैं लूंगा लड़का लड़की। लड़का लड़की का जी ये, पहले मॉल कल्चर होता था, लड़का लड़की वहां मिलते थे, रौनक होती थी, भीड़ होती थी, फुटफॉल्स होते थे, क्योंकि वहां मिलने का एक वो जगह बनाई जाती थी।
ऑफ लेट बड़े शहरों में क्या हो रहा है जी, 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ बहुत बड़ा ट्रेंड चल रखा है लिविंग इन का। तो अभी इनको मिलने की परमिशन नहीं चाहिए किसी से कि मेरे को लड़की से मिलने जाना है या मुझे कुछ वहां जाना है, लिविंग ही नहीं रह रहे हैं ये। तो वहां इंडिया तरक्की कर गया है उस एस्पेक्ट में। तो अब वहां अधेड़ उम्र के भी इतने नहीं जाते, उनके मैं आगे करूंगा। तो वो जो जाने का जो जज्बा था ना लोगों का बहुत जाने का, वो अब कम हो रहा है। कोविड को नहीं बोल रहा मैं, इससे पहले ही कम हो रहा था, अब तो काफी कुछ चेंज होगा। क्या होगा वो हमें पता नहीं। परमानेंट चेंज कोविड ने क्या कर दिया है ये तो कोविड के जाने के बाद ही पता चलेगा, पर ये उससे पहले के ही चेंजेस हो रहे थे। मैं कोविड का ज्यादा पूछ नहीं पकड़ूंगा ये बताने के लिए, ठीक है। दूसरा है जी, एडवेंट ऑफ डॉट कॉम्स बहुत हो गई है, सारा सामान घर पे मिल जाता है बड़े शहरों में, बटन दबाओ, इतनी सारी हैं, सारा सामान घर पे दे जाती हैं। तीसरा फैक्टर है वर्किंग लेडीज का। वर्किंग लेडीज बढ़ती जा रही हैं बड़े शहरों में, तो उनके पास टाइम नहीं है कहीं फिजिकली जाके शॉपिंग करने का। वो शांति से लेडी घर के सारे काम वाम करके 9 बजे 9:30 बजे खाना खा के लैपटॉप खोल के वो अपनी इन डॉट कॉम्स पे जाके अपना सामान खरीदती है। बच्चों का कोई सामान खरीदेगी, अपना घर का कुछ खरीदेगी, उसको उसमें डालेगी, कार्ट में डालेगी, पति से फिर ओटीपी नंबर मांगेगी, ठीक है। तो आजकल सारे लोग बड़े शहरों में इसी पाथ पे चले गए। कौन जाए गाड़ी लेके, पार्किंग करे, 50 रुपए पार्किंग के दे, फिर उतरे, फिर चढ़ के जाए। तो वो वाले चीज़ें बहुत कम होती जा रही हैं और चॉइसेस बहुत आती जा रही है। ये जो ई कॉमर्स सेलिंग प्लेटफॉर्म है, कन्वीनियंस बहुत होती जा रही है। आपको एक छोटी सी चीज़ लेनी है, इसके लिए तो आप नहीं जाएंगे ना। आपको एक बच्चे के लिए जैकेट खरीदनी है, एक छोटी सी एक आइटम, ठीक है। तो ये चीज़ में बहुत फर्क होता जा रहा है। एंड बैंक्स एक और है, बैंक्स बहुत रियल एस्टेट ऑक्यूपाई करते हैं कमर्शियल साइड में, ऑफिस स्पेस में। बैंक्स में आप देखिए कितने लोग बैंक्स जा रहे हैं, जाना चाहते हैं। कोई बहुत बड़ा कलेश हो गया, ट्रांजैक्शन में गड़बड़ होगी, तब आदमी जाता है, राजी खुशी तो कोई जा ही नहीं रहा है। इनफैक्ट जो ये सीनियर सिटीजन थे, ये भी बार बार अपनी एफडी अपडेट करा के शांति मिलती थी, जिनको कि हर महीने जाना ही है वहां पे। अब इन लोगों को भी थोड़ा थोड़ा इनके ग्रैंड चिल्ड्रन ने सिखा दिया है मोबाइल वगैरह पे कि यहाँ पे भी काम हो जाता है, वहां जाने की जरूरत नहीं है। पहले ये टाइम पास करने के लिए जाते थे, कोविड में भी ये जा नहीं पाए ये सब, तो ये सब सीख लिया है। बहुत सीनियर सिटीजन ने 60-70s में बहुत लोगों ने सीख लिया है, तो अब ये लोग भी नहीं जाने वाले। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि अब बैंक्स ज्यादा इंजीनियर्स रिक्रूट कर रहे हैं बजाय बीकॉम के, बिकॉज इंजीनियर्स ज्यादा चाहिए सर्वर्स को मेंटेन करने के लिए। सब कुछ डिजिटल बैंकिंग हो रहा है, तो बैंक्स विल हैव मोर एम्प्लॉयज हु आर इंजीनियर्स रेदर देन पीपल हु आर बीकॉम। बहुत श्रिंक हो रहा है ये स्पेस। एटीएम्स को आप नोटिस करेंगे, नए एटीएम्स नहीं आ रहे, जो हैं वो भी ज्यादातर चलते नहीं है, बिकॉज ये इतना, बाकी ये जो अपने मोबाइल से ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, जो प्लेटफॉर्म्स और भी आ रखे हैं, तो उनसे बहुत ट्रांजेक्शन हो रहा है। एंड न्यू जनरेशन तो सारी उसी पे जा रही है। तो बैंक्स का जो स्पेस था ना, बड़े बड़े ले रखे हैं उनने, तो वो अब छोटे छोटे होते जा रहे हैं बैंक्स। एंड वो सारे बैंक ही ऐसे होते चले जाएंगे। इनफैक्ट एसबीआई तो उसका एसबीआई बैंक जो है, उनका रियल एस्टेट विच आई थिंक वो जो ओन करता है ना, बैंक की मार्केट कैपिटलाइजेशन से भी ज्यादा होगा मेरे हिसाब से। तो वो आई थिंक एसबीआई इज ए रियल एस्टेट प्लेयर मेरे हिसाब से रेदर देन ए बैंक। तो बैंक इज अ थिंग। पांचवा रीजन है जी, एवर चेंजिंग लैंडस्केप है, बहुत फास्ट चेंज हो रहा है। पहले मॉल कल्चर था, फिर मेंटेनेंस के इश्यूज रहे उसके अंदर, और फिर वो लोग आने कम हो गए। फिर वो हाई स्ट्रीट रिटेल चला, अभी भी चल रहा है हाई स्ट्रीट रिटेल करके, लोगों ने बोला, जहां एसी नहीं होता, पर उनने फॉरेन कंट्रीज को कॉपी करने की कोशिश करी। एंड वहां पे भी मुझे नहीं पता कि कितनी सक्सेस मिली है। 5-6 जो निकलते हैं उसमें से एक आधे को सक्सेस मिलती है। अभी कोविड के बाद जब खुलेगी दुकानें तो पता चलेगा कि इनका क्या हाल है। और उसके बाद अब वो जो छोटे छोटे मॉम एंड पॉप स्टोर्स थे ना, अब उनका भी सबसे बड़ा चेंज आने वाला है कि इंडिया का जो बिजनेस, सबसे बड़ा बिजनेस हाउस है, सबसे बड़ी जो कंपनी है आप लोग जानते हैं, वो इस स्पेस में आ रही है। अब वो आके क्या गेम, वो तो हमेशा गेम चेंज करती है, वो कहीं भी जाती है वो कंपनी सब चेंज कर देती है वहां पे। तो हम सब जानते हैं उस कंपनी को। तो अब वो कंपनी जब इस स्पेस में आएगी, तो अब क्या होगा हमें नहीं पता। कि वो घर में वो कंपनी बोल रही है सब कुछ पहुंचा दूंगी मैं, तो आपको मैं बोल सकता हूं वेयर हाउस में बी द बेटर प्लेस टू इन्वेस्ट नाउ। गुड़गांव का मैं बता सकता हूं, जितनी भी ये डॉट कॉम्स हैं, इनके सारे वेयर हाउसेज यहीं पे हैं। वेयर हाउसेस का कॉन्सेप्ट अब वो एक प्रोडक्ट बनकर नहीं आया है, लोग अपना अनऑर्गेनाइज्ड वे में ही बना रहे हैं उसका। बट आई एम श्योर सूनर आई एम अवेयर ऑफ वन ऑट कंपनीज हु इज गोइंग टू वेंचर इन वन ऑफ द लिस्टेड प्लेस। वो बड़े बड़े वेयर हाउसेस बना देंगे, उसमें आप पार्ट ओनरशिप कर लेना, उसका किराया आ जाएगा 30 रुपए, 20 रुपए, 40 रुपए फुट के हिसाब से जो भी किराया उनके होंगे। उसमें आप ये एक नया प्रोडक्ट है, अभी तक नहीं आ रहा, लेकिन ये फ्यूचर है। तो वेयर हाउसिंग वॉज डूइंग वेरी वेल बिफोर कोविड,
बट इट वॉज नॉट समथिंग विच वॉज नोन टू द नॉर्मल पीपल, ठीक है, बिकॉज वो बड़े बड़े प्लेयर्स ही उसको पहले वो कर रहे थे। जब तक वो हम लोगों को पता चलेगा तब तक तो बड़े प्लेयर्स ऑलरेडी उसमें काफी मलाई खा चुके होंगे। बट मेरा सबसे रिक्वेस्ट है, कमर्शियल स्पेस को यू कैन अवॉइड, क्योंकि बेसिक नेसेसिटी ह्यूमन बींग्स की रोटी कपड़ा मकान है उसको मीट नहीं करती। ये कमर्शियल है। मकान, इस आदमी कितनी टेक्नोलॉजी हो जाए, रात को सोने के लिए उसको बेड चाहिए ही चाहिए, तो उससे आप बाहर मत जाइए। बहुत ज्यादा पैसे जिनके पास हो रखे हैं, मैं तो कहूंगा उनको भी मत जाइए, ठीक है। और एक वो सोसाइटी शॉप्स जो मैं टिप बता रहा था, बोनस टिप, सोसाइटी शॉप बड़ी सेफ समझी जाती थी, तो वो भी अब उतनी सेफ नहीं रह गई हैं। वहाँ रेंटल वगैरह था, वहाँ भी रीज़न उसका ये है, 80 to 100 फ्लैट्स पे एक शॉप होनी चाहिए जो ठीक चलेगी, रेंटल भी अच्छा आएगा, दुकान भी अच्छी चलेगी। लेकिन अभी बहुत बिल्डर्स के, बहुत सोसाइटीज़ में अबाउट 40-50 फ्लैट्स पे ही एक शॉप दे रहे हैं। तो उससे एक लिमिट है कि उसमें से कितने अंडे ब्रेड खरीद लेगी सोसाइटी वाले, उसकी भी तो एक लिमिट होगी ना, कितने हेयर कट वाले चले जाएंगे, कितने वो चले जाएंगे। तो उसका अगर आप कैलकुलेशन करेंगे ना, तो ज़्यादा मार्जिन बचते नहीं, किराए अब उतने ज़्यादा होंगे नहीं। तो मेरा अभी जो मैं डेटा मेरे पास आ रहा है उस पर आई कैन क्लियरली से सोसाइटी शॉप विल ऑल्सो नॉट बी अ प्रॉफिटेबल वेंचर, एंड बेसिक नीड्स नहीं करता। उसके बाद एक बार आपकी शॉप है, उसका किराया नहीं आ रहा है, तो आप क्या करोगे? आपका कोई भी फ्लैट हो, उसका किराया कम हो सकता है, पर बसे बसाए एरिया में है तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही खाली रहेगा। खुद जाके रह सकते हो, दोस्त को ठहरा सकते हो, कुछ भी उसका कर सकते हो, क्योंकि उसको यूज किया जा सकता है। शॉप अगर एक बार खाली हो जाए और वहां कोई ना ले, तो उसमें गड़बड़ है। और बहुत लोग ना शॉप्स आजकल ऐसे भी बेच रहे हैं, क्योंकि मैं आपको ये टिप भी देनी पड़ेगी, वो किराएदार कहीं से ढूंढ के ले आते हैं, काम कर रहा होता है, उसको बेचने वाले को बोलते हैं देखिए मेरे को 40,000 रुपये रेंट दे रहा है। वो 40,000 रुपये रेंट आप सुन के बड़े खुश हो जाते हैं, बगल में आपको ज्यादा चेक करते नहीं उस एरिया का रेंट वेंट कितना है, और ये 40,000 वाला ना फर्जी किराएदार होता है। जैसे ही ट्रांजेक्शन होता है ना, 2 महीने में खाली करके चला जाता है। प्रॉपर दुकान दिखेगी आपको, उसमें सामान भी होगा उसका, लेकिन आप बताओ कि अगर मेरे को 1 करोड़ की दुकान ठिकाने लगानी है, तो मैं क्या 1-2 लाख रुपए का खर्चा नहीं कर सकता कि सामान वामान लेकर आऊंगा? और ये हो रहा है। तो मुझे आप लोगों को ये अवगत कराना है कि इसमें खुश मत हो जाना कि वो किराए पे चढ़ी हुई है। कितने दिन पहले किराएदार आया था, बाकी ऐसा नहीं है कि 15 दुकानें हैं, 4-5 खाली पड़ी हैं, बाकी थोड़ी थोड़ी चल रही हैं, और आपकी जो दुकान बेच रहा है ना, उसका किराया तो बहुत अच्छा आ रहा है। ये मतलब आपको एंटीना खड़े होने चाहिए आपके। और जो अंडर कंस्ट्रक्शन में है ना जी, उसका तो कुछ दीन ईमान धर्म पता ही नहीं क्या होने वाला है, क्योंकि दुकान ये क्या सुपर एरिया है, क्या लोडिंग है, क्या मिलेगा, क्या मेंटेनेंस है, बहुत ज्यादा ओपेक सेगमेंट है। मेरे हिसाब से रिटेल इन्वेस्टर को इससे दूर रहना चाहिए। रिकमेंडेशन के तौर पे मैं बताऊंगा कि जो सेगमेंट उभर रही है वो बैचलर लिविंग है। छोटे छोटे कहीं पे भी आप कमरे ले लो, अपना एक छोटा प्लॉट ले लो, उस पर 10-15 कमरे बना लो, और ये बच्चों को किराए पे इन तरह की चीजें दी जा सकती हैं। एक शहर का नाम मैं लूंगा इसमें, देहरादून। देहरादून में लॉ कॉलेजेस के आसपास ये प्रोडक्ट बहुत चला है, काफी वो प्ले आउट हो चुकी है स्टोरी। अब इसका ये मतलब नहीं कि मैंने बोल दिया तो वहां जाके ढूंढने लग जाओ प्लॉट। मेरे ख्याल से वो स्टोरी वहां प्ले आउट होगी, बट जो देहरादून साइड में लोग रहते हैं उसमें ये एसोसिएट करेंगे। हर शहर की एक कोई ना कोई स्टोरी प्ले आउट कर रही है। आपका शहर कौन सा है, आपको स्टोरी को पकड़ना है, सही टाइम पे पकड़ना है। ये बहुत गलत है कि कमर्शियल ही 7-8-9% देता है रिटर्न्स, रेंटल यील्ड। आपको रेजिडेंशियल में भी 6-7-8% आराम से मिल सकती है, बट वो टिकट साइजेस छोटे होंगे। तो आप लोगों को बहुत केयरफुल रहना है कमर्शियल में जाने से पहले। और किसी को इनहेरिटेंस में पैसा मिला है, उस दिवंगत आत्मा के लिए भी ठीक नहीं होगा कि आप वो पैसा ठंडा करा दें कमर्शियल प्रॉपर्टी में जाके। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट इज रिस्की। प्लीज डू मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड, एंड देयर इज सो मच अदर स्पेसेस टू गेट इन टू इट। इस वीडियो में मैंने वेयर हाउसिंग का बता दिया है। इस चीज में किसी को और स्पेसिफिक डाउट है तो जुड़ सकता है। अगर ये सब बढ़िया लगा, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरी प्लेलिस्ट है जो रियल एस्टेट की, वो आप जरूर देखिएगा। उसमें 8-9 वीडियोस ऑलरेडी डल चुके हैं, एंड वो अलग अलग एस्पेक्ट्स मैंने टच करे हैं। थैंक यू।